हेलो स्टूडेंट्स, वी विल बी स्टार्टिंग विद द सीड। अभी पिछला जो कुछ भी लेक्चर हुआ है उसमें हम लोगों ने सीड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अभी अल्ब्यूमिनस, एक्सअल्ब्यूमिनस, पेरिस्पर्म तक हो गया था हम लोगों का। अभी हम लोग जो सीड का थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे, जैसे कि इंटीग्यूमेंट्स जो हमने बताया था पहले कि न्यूसेलस के बाहर जो इंटीग्यूमेंट्स है वो रह जाते हैं, वो हार्डेंड हो जाते हैं, थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं, टफ प्रोटेक्शन दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट द सीड कोट, सीड का बाहर हिस्सा। So if this is a bean seed, then the outside portion is called what, the seed coat. जो सीड को प्रोटेक्शन देता है इसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। सो अब सीड कोट का फॉर्मेशन हो गया। अभी यहाँ पर अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो सीड का साइड में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। सो माइक्रोपाइल याद है ना आप लोगों को? माइक्रोपाइल से क्या होता है, पोलन ट्यूब अंदर जाता है। सो ये ओपनिंग रह जाता है सीड में, दैट इज सीन इजीली ऑन द सीड कोट। ये क्या है, इसका नाम द माइक्रोपाइल। वो आसानी से दिख जाता है एक मैच्योर सीड में। अब धीरे धीरे जब सीड मैच्योर हो जाता है, धीरे धीरे उसका पानी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है एंड और सीड थोड़ा थोड़ा सूख जाता है, और बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर अगर लॉस हो जाता है देन सीड ड्राई हो जाएगा और एक्टिविटी मेम्ब्रा का डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएगा। सो द सीड एम्ब्रायो बिकम्स डॉर्मेंट। अब जब भी उनको मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर मिलेगा तब एम्ब्रायो कैन स्टार्ट डेवलपिंग। जब फूड सूटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन मिलता है तभी एम्ब्रायो अपने आप को एक्टिव कर लेता है और धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगता है। ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन of this embryo and then in activity that becomes dormant, and then also they will get the favorable condition, then they will mature, they will start to germinate. What happens to the ovary? That becomes fruit. Ovules has become seed and wall of the ovary, ovary का जो wall था वो fruit का wall में बन गया है, that is called what, the pericarp. और जो भी floral parts था जैसे petals, sepals, वो सब गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं और गिर जाते हैं। अभी बाकी रहेगा फूल का पार्ट जो थैलामस है। कभी कभी क्या होता है कि थैलामस कैन गिव राइज टू फ्रूट इंस्टेड ऑफ द ओवरी। एक्चुअली ओवरी फ्रूट में होता है कन्वर्ट, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि थैलामस से फ्रूट हो जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फॉल्स फ्रूट। और जो ओवरी से फ्रूट होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रू फ्रूट। तो दो तरीके का फ्रूट हो सकता है, जैसे कि फ्रॉम द थैलामस एंड फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से बनता हुआ फल को ट्रू फ्रूट एंड थैलामस से बनता हुआ फल को फॉल्स फ्रूट। और कभी कभी फर्टिलाइजेशन के बिना ही फल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि बनाना में कोई फर्टिलाइजेशन का ज़रूरत नहीं होता है तो फल वैसे ही हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पिक। ठीक है। अभी हम लोग जो एडवांटेजेस ऑफ सीड्स टू द एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस? Now I'll show you the advantages of the seeds to the angiosperms. क्या क्या एडवांटेज हो सकता है सीड्स का? जैसे कि they have the better adaptive strategies. Adaptive strategies मतलब कोई भी एनवायरनमेंट का सिचुएशन हो, अब एक जगह से दूसरे जगह तक सीड किसी ने फेंका है, कहाँ पर खाया है, कहीं पर फल खाया है, कहीं पर बीज को फेंका है, तो दे कैन बी इजीली अडेप्टेड टू द सराउंडिंग्स। और ये क्या होता है, एडेप्टिव ज़्यादा फीचर, एडेप्टेशन का मतलब अपने आप को उस एनवायरनमेंट में मनाने का जो तरीका होता है अगर अच्छा है तो फिर सीड का ग्रोथ भी अच्छा होगा और जो नया प्लांट आएगा उसका भी किस जगह पर अच्छे से ग्रो होगा, ये पहले से ही एडजस्टमेंट हो जाता है इसमें। दे हैव सफिशिएंट फूड फॉर द सीडलिंग्स। अब जितना सीड है तो उसमें खाना बहुत ज़्यादा जमा हुआ होगा, तो दे हैव बी सफिशिएंट फूड फॉर द सीडलिंग। सीडलिंग थोड़ा सा पौधा जो सीड से निकलता हुआ दिखाई देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, उसको खाना चाहिए, तो खाना कौन दे देगा? सीड। देयर इज अ हार्ड सीड कोट विच प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो। सीड कोट मैंने अभी दिखाया था, सीड कोट ये क्या था, सीड का बाहरी हिस्सा। सपोज ये सीड है, उसका बाहरी हिस्से को क्या बोलेंगे? सीड कोट। तो ये क्या करता है, हमेशा सीड को एकदम अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो उसके अंदर जो एम्ब्रायो उसको भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखेगा। एंड दैट विल जनरेट द न्यू एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। The seeds will also generate the new and complex varieties form of plants can be created because they have new genetic combination. अब genetic combination नया है तो that will lead to what? Variation.
अब सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल ऑन वाटर। अब जब भी सीड का फॉर्मेशन होना चाहिए तो वो पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, तो इसके लिए प्लांट को तो पानी चाहिए ही होगा। तो दिस आर ऑल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म कौन है? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सीड के बिना एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, खेती नहीं हो सकता है। तो बीज जो है, दाने जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्रीकल्चर। एंड उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि डिहाइड्रेशन, मतलब सूख जाना, एंड डॉर्मेंसी मतलब बहुत दिनों के लिए वो वैसे ही रह जाते हैं सोया हुआ, और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो नया सीडलिंग में जनरेट डेवलप कर सकता है। दैट डॉर्मेंसी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द सीड्स टू बी स्टोर्ड। बहुत सालों तक सीड को स्टोर करके जमा करके रख सकते हैं कहीं भी जगह पर, ताकि वहाँ से नया पौधे आ जाएं। तो ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट सीड्स मतलब हो ही नहीं सकता खेती, है ना। तो जो भी पौधे उगते हैं, जो भी खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए सीड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नाम बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? लुपिनस आर्क्टिकस ल्यूपाइन, जो ओल्डेस्ट सीड है अभी का। अभी 10,000 ईयर्स तक वो सोया हुआ रह सकता है। उसके बाद अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उसको नया सीडलिंग्स में कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा तो वो हो जाएगा। तो ऐसे एक प्रूफ है, मतलब ओल्डेस्ट ऑफ द सीड इज़ द लुपाइन। और ये कहाँ से मिला था? आर्कटिक टुंड्रा से। बहुत आर्कटिक का एक जगह है सर्कल का, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्कटिक टुंड्रा, और यहाँ से मिला था। और ये सीड जो है, ये बीज धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद जर्मिनेट किया था, और उसका फूल भी खिला था। कभी 10,000 साल तक ये सोया हुआ था, उसके बाद ये ग्रो हुआ है। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट डॉर्मेंसी पीरियड। एंड अभी रिसेंट रिकॉर्ड है एक, जो 2000 साल का वायबल सीड है डेड पाम का, फिनिक्स बोल के। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल। फिनिक्स ये भी 2000 साल पुराना है, और ये डॉर्मेंट पीरियड में था, उसके बाद धीरे धीरे उसका पौधा आया है। ठीक है, तो ये सारे क्यों हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसके बारे में जानना पड़ेगा। सीड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सो दैट the growth of the plants are not at all harmed by any of its features. The growth and the germination will be easier for the plants, and for these dormancy and dehydration is very essential. And the last part of the chapter is the apomixis, and this type of process is called what? The production of the seeds without fertilization. जब सीड होता है फर्टिलाइजेशन के बिना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? एपोमिक्सिस। फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट? पार्थेनोकार्पी। एंड सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट? एपोमिक्सिस। ठीक है, अब बहुत सारा मेथड है एपोमिक्टिक सीड का मतलब तैयार करने का प्रोसेस का जो है ना, ये बहुत सारा इसका मेथड्स है। एक हो सकता है कि डिप्लॉयड एग सेल जो है, डिप्लॉयड एग सेल तैयार हो गया होगा विदाउट द रिडक्शन डिविजन। अब डिप्लॉयड एग सेल कैसे हो सकता है? when there will be no meiosis. अचानक से एक डिप्लॉयड एग सेल आ गया है. Actually gametes are always haploid, but if sometimes diploid egg cell can arise by following the mitotic division or the meiosis one without reduction division, and that will develop into an embryo without fertilization. So that is very important in the formation of the embryo. That again will develop into another plant where the diploid cell is formed, the egg cell is formed by not following the reduction, division or meiosis. ठीक है, तो ये हो सकता है ऐसा एक. और कभी कभी देखा जा सकता है जैसे आम के सीड में, जैसे आम के फल में क्या देखा जा सकता है कि न्यूसेलस, याद है आप लोगों को न्यूसेलस, जो एम्ब्रायो सैक के बाहरी हिस्सा था उसका नाम क्या था? न्यूसेलस. सो न्यूसेलस का जो सेल्स है वो
धीरे धीरे डिवाइड करता हुआ जो है ना, इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रायोस। मतलब न्यूसेलस का जो सेल्स है सराउंडिंग द एम्ब्रायो सैक, याद है? तो वो सेल अचानक से क्या हो सकता है, मतलब डिवाइड कर सकता है, बढ़ सकता है, और बढ़ने के बाद दैट कैन डेवलप इनटू द एम्ब्रायोज। एम्ब्रायो सैक के अंदर घुस के फिर एम्ब्रायो हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ formation of many embryos can be called as what? Polyembryony। ठीक है। सो ये दो प्रोसेस एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पॉलीएम्ब्रायोनी होगा कैसे? न्यूसेलस का सेल्स जो है अचानक से एम्ब्रायो सैक के अंदर घुस के फिर ये बहुत ज़्यादा एम्ब्रायो में फॉर्म हो सकता है। ठीक है। अब द लास्ट पार्ट इज़ द हाइब्रिड वेराइटीज़। हाइब्रिड मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। ठीक है। तो जब भी मतलब नेक्स्ट हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स दैट इज़ प्रेजेंट। जो हाइब्रिड वेराइटी होगा सीड्स का, तो ये तो काफ़ी अवेलेबल है आजकल। एंड ये किस लिए है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई करना पड़ेगा, प्रोडक्शन जो है ना, तो सीड्स का प्रोडक्शन काफ़ी हाई करना है। इसके लिए इसका प्रोडक्टिविटी हाइब्रिड सीड्स मतलब मिक्स एंड मैच करके बनाया हुआ है, हाई क्वालिटी वाला। तो हाई क्वालिटी वाला, हाई यील्डिंग वाला वेराइटीज़ अगर बनाना है तो दैट इज़ द प्रोडक्शन विल बी क्वाइट हायर, और दिस सीड्स विल हैव टू बी कल्टिवेटेड एवरी ईयर। ठीक है। अभी मतलब क्या है, हाइब्रिड सीड्स तैयार करना पड़ेगा और हर साल उसको यूज़ करना है, और दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, ट्रिमेंडस इंक्रीज होगा प्रोडक्शन। लेकिन हाइब्रिड सीड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हर साल उसको प्रोड्यूस कराना है। ठीक है, हर साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। तो हाइब्रिड सीड्स विल बी यूज्ड एंड दे विल बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर कंटिन्यूसली। वही वाला सीड्स एक बार प्रोड्यूस किया है तो दूसरा बार उसको यूज़ करेंगे, खेती करेंगे उसके साथ, वो नहीं होगा। एवरी साल, हर साल उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा हाइब्रिड सीड्स को। क्यों इसका प्रोड्यूस करना पड़ेगा? बिकॉज अगर वही वाला सीड हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, देन हाइब्रिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, डिजीज़ फ्री, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, ये धीरे धीरे लॉस होता जाएगा। इसलिए हर साल इसको प्रोड्यूस करना है, और इसके लिए ये काफ़ी क्या होता है, कॉस्टली। क्योंकि हर साल हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है। एंड ये फार्मर्स के लिए भी काफ़ी खर्चदार होता है, क्योंकि ये फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते हैं तो उसको खरीदने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है। इसीलिए ये जो हाइब्रिड सीड्स है, इसको अगर एपोमिक्स में बदल देते हैं, एपोमिक्सिस मतलब वो वाला अभी जो बोला है मैंने कि मतलब सीड्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर ये हाइब्रिड्स को एपोमिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक का जो अलग अलग कुछ पता नहीं चलेगा। हाइब्रिड जो वैरायटी आएगा ना, ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड या फिर सिडलिंग, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का अलग अलग मतलब फीचर्स दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो इसके लिए जो खेती करते हैं फार्मर्स, ये हाइब्रिड सीड्स को यूज़ करते रहते हैं, ताकि जो भी खेती कर रहे हैं, जिस भी क्रॉप का खेती कर रहे हैं, वही वाला बार बार यूज़ कर सके, ताकि मार्केट से उनको खरीदना नहीं पड़ेगा। इसके लिए वो बार बार वही यूज़ करते रहते हैं। एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये सीड डेवलप करने का कोशिश करते रहते हैं, ताकि कोई कैरेक्टरिस्टिक का मिक्स एंड मैच नहीं हो, कोई अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिल ना जाए। इसलिए इसीलिए एपोमिक्सिस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। एंड इसके लिए रिसर्च भी हो रहा है इन द लैबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड, ताकि इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिले। एंड फर्दर स्टडी करने से सभी को फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी सब लोग सोच सके और फार्मर्स की इसका फ़ायदा भी उठा सके। ये इसका प्रोसेस, इसका रिसर्च चल रहा है वर्ल्ड में, और अभी ये एपोमिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स यूज़ करने से खेती भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और एपोमिक्स से कैरेक्टरिस्टिक्स सेग्रीगेट भी नहीं होंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चाहिए ही नहीं होगा। ठीक है।